जो मेरे रूह को चैन दे, प्यार दे, ओ खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जैन कैडेट, कैसे आप सब? मैं ऐसा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। कैडेट, आज एक बार फिर आपकी अपनी क्लासेस एनसीसी अल्फा क्लासेस पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। कैडेट, आज फिर एक नई क्लास में आपको अपने नए चैप्टर के साथ हाजिर हूँ। कैडेट, आज का अध्याय है नेशनल इंटीग्रेशन, यानी राष्ट्रीय एकीकरण। ठीक है, तो आपके आने वाले एग्जाम जो कि अगले महीने में होने वाले हैं, एनसीसी ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का, उसमें इससे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और ये काफ़ी अंकों में पूछा जाता है। ठीक है, एनसीसी के 20 सर्टिफिकेट में इसको 30 अंकों में पूछ लेता है और सी सर्टिफिकेट में इससे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो कैडेट, ज़्यादा देर न करते हुए और अन्य मुद्दों पर चर्चा न करते हम अपनी आज की क्लासेस को शुरू करते हैं। और कैडेट, इस क्लासेस को आप बस एक सुव्यवस्थित तरीके से और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेरा दावा है इससे एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं जाएंगे। मैं गारंटी देता हूं आपको इस क्लासेस से पूरे के पूरे प्रश्न फंसने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो कैडेट, अपनी इस क्लास को हम शुरू करते हैं और इस क्लासेस को आप जरा सा भी स्किप मत करिएगा, अच्छे से और सुव्यवस्थित तरीके से देखिएगा और इसको हर एक कैडेट तक शेयर करिएगा अपने साथियों तक। ठीक है, तो कैडेट, आज की क्लासेस को हम शुरू करते हैं। तो आज में मेरा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकीकरण की परिभाषा लिखिए। क्या करिए? राष्ट्रीय एकीकरण की परिभाषा लिखिए। तो हमारा पहला प्रश्न है राष्ट्रीय एकीकरण या एकता भी पूछ देता है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता की परिभाषा लिखिए। ठीक है, चलिए लिखिए इसका परिभाषा। परिभाषा इसका होगा विभिन्न धर्म भाषा परंपरा के बावजूद, विभिन्न धर्म भाषा परंपरा के बावजूद आपस में एकजुट रहना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। यानी किसी भी राष्ट्र में विभिन्न भाषा है, वहाँ पे धर्म है, विभिन्न उनकी बोलचाल है, रहन सहन है, उसके बावजूद भी वो लोग एकजुट होकर रह रहे हैं। यही क्या होता है? किसी देश की राष्ट्रीय एकता कहलाती है। क्या कहलाती है? राष्ट्रीय एकता। एक परिवार में क्या होता है कि जैसे नहीं होता कि सब लोग एकजुट है, कितने भी दिमाग, किसका स्वभाव कैसा है, किसका रहन सहन कैसा, फिर भी क्या पूरा परिवार एकजुट है, तो क्या होता है? उस परिवार की एकता कहलाती है। ठीक है, तो इसका परिभाषा एक शब्दों में हम लिख सकते हैं कि किसी राष्ट्र में विभिन्न धर्म भाषा संप्रदाय के बावजूद भी एकजुट होकर आना क्या कहलाता है? राष्ट्रीय एकता कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बहुत कम समय हमारे पास और वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, इसके चलते मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता में आने वाली बाधाएं, राष्ट्रीय एकता में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी है? कौन सी है? ठीक है, मैं प्रश्न इसलिए लिख दे रहा हूं कि शायद आपको कहीं लिखने में दिक्कत हो, तो इसके लिए मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, और उत्तर आपको लिखना है जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, तो इसमें लिखिए पहली बाधा क्या है। पहला है भाषा, हो गया। दूसरा है जातिवाद, जैसा कि आज ये चरम पे है। ठीक है, मतलब ये ज्यादा है आज। तीसरा है निरक्षरता, मतलब अनपढ़ का दर, जो मतलब जो लोग साक्षर नहीं है या वो लोग पढ़े लिखे नहीं, इसके चलते भी हमारी राष्ट्रीय एकता में क्या आती है? बाधा आती है। ठीक है, उसके बाद चौथा है संप्रदायवाद। संप्रदायवाद का मतलब होता है कि आपस में जो जातियां होती है उनके चलते मतलब वो लोग एक अलग बना के रखते, नहीं हम अलग रहेंगे, ये अलग रहेंगे, ये सब होता है संप्रदायवाद। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रवाद, पांचवा हो गया। छठा नंबर उग्रवाद, 7 नंबर आतंकवाद, 8 नंबर असामाजिक
समानता, असामाजिक असमानता, ठीक है। जो समाज में असमानता फैली रहती है कि एक दूसरे को अलग दृष्टि से देखते, सबको एक समान से नहीं देखते, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको 10 अंकों में पूछता है, ठीक है। और इसका उत्तर आप अच्छे से लिखेंगे, मेरा दावा है आपको पूरा का पूरा अंक मिलेगा, ठीक है। और कैडेट ज्यादा अनुत्तीर्ण फेल होते हैं तो सबसे ज्यादा इन्हीं सब सब्जेक्टों में फेल होते हैं, क्योंकि मैप रीडिंग, FCBC जो होता है, एम्बुश वगैरह, ये तो सब हमारे पिया उस्ताद पढ़ा देते हैं, लेकिन ये कैडेट इस पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसके चलते वो लोग परीक्षा में ज्यादा फेल हो जाते हैं। तो आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है और इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, तीसरा है, राष्ट्रीय एकता में एनसीसी की क्या योगदान है? क्या योगदान है? राष्ट्रीय एकता में एनसीसी की या एनसीसी का क्या योगदान है, ठीक है। यह प्रश्न पूछेगा आपसे 10 अंकों में। मैं केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों पर केवल चर्चा कर रहा हूं, आप उन्हीं को पढ़िए, एकदम आप अच्छे से ग्रेड से उत्तीर्ण होंगे, ठीक है। पहला है, इसमें पहला होगा, जैसा कि ऐसे लिखना है आपको, ए नंबर, यानी पहली लाइन में लिखिए यहाँ पे, अनुशासन व देशभक्ति की भावना को बढ़ाए रखने में, अनुशासन व देशभक्ति की भावना को बढ़ाए रखने में, हो गया। दूसरा नंबर है, निस्वार्थ देश प्रेम व सेवा देकर, निस्वार्थ देश प्रेम व सेवा देकर, हो गया। तीसरा नंबर है, विभिन्न सांस्कृतिक माध्यम से देश की झलक दिखाकर, मतलब जैसे कैंप वगैरह होता है तो इसमें अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग बटालियन से कैडेट आए रहते हैं, वो अपनी वहाँ की जो उनकी पारंपरिक झलक होती है उसको क्या करते हैं, दिखाते हैं कैंप पर, तो इससे दूसरे कैडेट क्या होते हैं, इससे परिचित होते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा है, अन्य राज्यों से कैडेट का शिविर में मिलने से आपसी विचारों का आदान प्रदान होना, अन्य राज्यों से कैडेट का कैंपों में मिलने से उनके आपसी विचारों का आदान प्रदान होना, ठीक है। पांचवा नंबर है, आप समझ पा रहे हैं ना, कहीं दिक्कत होगा आप कमेंट करिएगा, मैं उसका पक्का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। उसके बाद पांचवा है, कैंप प्रशिक्षण में एक दूसरे की संस्कृति को जानने का मौका, कैंप में एक दूसरे की संस्कृति को जानने का मौका मिलना। छठा नंबर है, अपने देश की एकता अखंडता बनाए रखने की शपथ लेना, अपने देश की एकता अखंडता बनाए रखने की शपथ लेना, ठीक है। हो गया, तो इतना होगा आपका, बस इतना लिखिएगा आप, मेरा दावा है अच्छे ग्रेड से आप उत्तीर्ण होंगे और इतना उत्तर आपका सटीक होगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता क्यों है? हो गया, ये भी 10 अंकों में क्वेश्चन पूछता है। तो यहां पर आप लिखेंगे पहला नंबर ऑप्शन, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता क्यों है। आखिर कोई चीज है तो उसकी आवश्यकता क्यों है? तो कोई भी चीज है उसका कुछ ना कुछ काम जरूर है या उसका कुछ ना कुछ अपना महत्व जरूर है। तो पहला इसमें ऑप्शन होगा, पहला नंबर लिखिए इसमें, शांति व सद्व्यवहार बनाए रखने में, शांति व सद्व्यवहार बनाए रखने में। मुझे ऐसा ही आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में और जरा सा भी आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा समझने में, बुझने में। आप एकदम जैसे लग रहा हो कि आप हमारे सामने हमारे उस्ताद हैं और सामने से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप हमें एक अपना बड़ा भाई समझ के पढ़िए, अपना छोटा भाई समझ के पढ़िए, अपना एक गुरु समझ के पढ़िए या अपना एक साथी समझ के पढ़िए, लेकिन पढ़िए, ठीक है। पहला है शांति व सद्व्यवहार बनाए रखने में, शांति और सद्व्यवहार बनाए रखने में। दूसरा ऑप्शन है देश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए। तीसरा नंबर है
राष्ट्र की एकता को बनाए रखने में, हो गया, राष्ट्र की एकता को बनाए रखने में। चौथा नंबर है आर्थिक व धार्मिक विकास के लिए, आर्थिक व धार्मिक विकास के लिए, ठीक है, आर्थिक व धार्मिक विकास के लिए। पांचवा है आत्मनिर्भर होने के लिए, आत्मनिर्भर भारत की जैसे कि एक पहल चल पड़ी है हमारे देश में, भारत में, तो इसका भी कुछ इसमें जिक्र है, ठीक है, आत्मनिर्भर होने के लिए। छठा नंबर है विदेशों में अपना वर्चस्व, विदेशों में अपना वर्चस्व व एक सुंदर राष्ट्र का दर्जा पाने के लिए। जैसे होता नहीं कि अगर हम अपने घर में अच्छा कार्य करेंगे तो हमारे घर का नाम अन्य घरों में जाना चाहिए, नहीं यार वो जो परिवार है अच्छा है, तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारा भारत है, अगर हमारे देश में राष्ट्र की कला अच्छा से होगा तो इसका क्या होगा, अन्य देशों में इसका प्रभुत्व स्थापित होकर नहीं भारत ऐसा राज्य है, भारत ऐसा राष्ट्र है, ठीक है, तो ऐसा होने के लिए हो गया। छठा नंबर है विदेशों में अपना वर्चस्व एक सुंदर राष्ट्र का दर्जा पाने के लिए, हो गया। 7 नंबर निर्धनता व अनपढ़ का दर कम करने के लिए, निर्धनता व मतलब गरीबी व निरक्षरता मतलब अनपढ़ का जो दर है इसको कम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद 8वां नंबर है लोगों के कल्याण व सांस्कृतिक विकास के लिए, लोगों का कल्याण एवं सांस्कृतिक विकास के लिए, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो मेरा 5वां नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं का क्या योगदान है, युवाओं का क्या योगदान है, क्या योगदान है, ये भी 10 अंकों में क्वेश्चन पूछता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, पहला लिखिए समाज के पिछले लोगों की, समाज के पिछले लोग या बोले इनका क्या पिछड़े लोग बोले, ठीक है, मतलब जो समाज में एकदम पिछले तबके के लोग यानी जो पिछड़े हुए हैं, जो एकदम थोड़ा समाज के बारे में उनको अच्छी तरीके से जानकारियां नहीं है, तो समाज के पिछड़े लोगों की मदद करके, समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों की, समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों की मदद करके। दूसरा है सामाजिक बुराइयों के बारे में जागरूकता करके, सामाजिक बुराइयों के बारे में जागरूकता करके। तीसरा नंबर है खेलों में हिस्सा लेकर राष्ट्र का नाम रोशन करने, खेलों में हिस्सा लेकर राष्ट्र का नाम रोशन करने में क्या युवाओं का योगदान है, ठीक है, खेलों में हिस्सा लेकर राष्ट्र का नाम रोशन करके। चौथा है अच्छे तरीके से पढ़कर अच्छा इंसान बनने में, अच्छे तरीके से पढ़कर एक अच्छा इंसान या एक अच्छा नागरिक बनकर, ठीक है। उसके बाद 5वां है प्राकृतिक आपदा के समय प्रशासन की सहायता करके, प्राकृतिक आपदा के समय प्रशासन की सहायता करके। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि स्कूल या कॉलेज में जैसे मान लीजिए स्कूल या कॉलेज में क्या करके वहाँ पे जो सामाजिक जो जागरूकता होती है उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। स्कूल कॉलेज में जो भी पढ़ाई होती है, पढ़ाई के साथ साथ आप क्या करेंगे, सामाजिक जागरूकता में भाग लेंगे या सामाजिक सेवाओं में भी भाग लेकर के हम क्या कर सकते हैं, अपने राष्ट्र निर्माण में एक अपना अच्छा योगदान दे सकते हैं। तो इसके बारे में लिखिए आप कि स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक सेवा में भाग लेकर, स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक सेवा में भाग लेकर। 7वां नंबर है समाज सुधार व सैन्य क्षेत्र से जुड़कर, समाज सुधार व सैन्य क्षेत्र से जुड़कर, जैसे कि हम एनसीसी से जुड़कर अपने देश की सेवा कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं, एनसीसी से जुड़कर हम क्या कर रहे हैं, अपने देश की सेवा कर रहे हैं, हमें अपने आप को एक अच्छा इंसान बना रहे हैं, अपने आप को एक अच्छा नागरिक बनाने का हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है हमारा राष्ट्र निर्माण के हित में, राष्ट्रीय निर्माण के हित में मतलब इसके भलाई में क्या नहीं करना चाहिए, हित में
क्या नहीं करना, ये जितना भी है ना ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, ये पक्का है कि छपेंगे। क्या नहीं करना चाहिए भाई, तो क्या नहीं करना चाहिए, देखिए क्या नहीं करना चाहिए। पहला है अवैध व्यापार या अवैध व्यापार ना करे, अवैध व्यापार ना करे। जैसे में अनेकों उदाहरण है इसके, जैसे में शराब इस राज्य से उस राज्य में नहीं ले जाना चाहिए। अवैध व्यापार में जो सरकार द्वारा मान्य है, जो सरकार द्वारा निर्धारित है, उसी कीमतों पर उसको बेचना या करना, ठीक है। उसके बाद अवैध संबंध ना बनाए, अवैध संबंध ना बनाए, किसी पर स्त्री के साथ अपना यौन संबंध ना बनाए, ठीक है, शारीरिक संबंध। उसके बाद तीसरा नंबर है बाल श्रम ना करवाए या ना किसी को करने दे, ठीक है। बाल श्रम यानी जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनसे मजदूरी का काम ना करें, उनसे काम ना रहे, क्योंकि अभी उनका पढ़ने का समय, ठीक है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है ना, ऐसा तो है, लेकिन इसमें हमें राष्ट्र निर्माण के हित में नहीं करना चाहिए, ठीक है। 4 नंबर है भ्रष्टाचार कतई ना करे ना करने दे, भ्रष्टाचार कतई ना करे, कतई माने कभी ना करे ना किसी को करने दे, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर है सरकारी कार्यालयों में बेईमानी से कार्य ना करे, सरकारी कार्यालयों में बेईमानी के साथ कार्य ना करे, यानी ईमानदारी से करे, ठीक है। उसके बाद पिछड़े वर्ग के लोगों का शोषण ना करे, पिछड़े वर्ग के लोगों की मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं उनका शोषण मत करिए, जो उनका हक है उसको दिलवाइए, लेकिन उनका हक छीनिए मत, ठीक है। अगला है दहेज प्रथा का खुलकर विरोध करे, दहेज प्रथा का खुलकर विरोध करे या उसका साथ ना दे, ठीक है। मतलब ये एक राष्ट्र निर्माण के हित में हमें ये चीज नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर है मादक पदार्थ का सेवन ना करे, मादक पदार्थ यानी नशीला पदार्थ, ठीक है, जैसे चरस भांग गांजा वगैरह, इसका हमें क्या नहीं, क्या सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 7वां नंबर हमारा प्रश्न है कि राष्ट्र 7 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्र निर्माण के, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राष्ट्र निर्माण के हित में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मतलब यहां पे पूछ रहा है कि हमें राष्ट्र निर्माण के हित में यानी भलाई में हमें क्या करना चाहिए। पिछला प्रश्न तो था कि इसमें हमें क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे में है कि क्या करना चाहिए। तो जितने ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखा है कि जैसे बाल श्रम नहीं करवाना चाहिए, तो इस पे यहाँ पे क्या हो सकता है, तो ये तो जैसा है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अब है कि क्या करना चाहिए, क्या करेंगे तो हमारा राष्ट्र निर्माण होगा, ठीक है। तो इसमें लिखिए, ये भी 10 अंकों में, मतलब जितना मैं लिखवा 10 अंक में है, अगर इसमें से आएगा कहीं तो उसमें आपको पता चल जाता है कि कितने अंक में है, तो आप उतना इसमें पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखिए इसको, सरकार का नियम व उसका कर समय से चुकाए, सरकार का नियम मतलब जैसे सरकार जो नियम निर्धारित करती है उसके अनुसार उसका जो कर होता है या राजस्व बोलते हैं उसको, जैसे कि मतलब सरकारी कर होता है, बिजली का बिल हुआ चाहे जो भी कुछ है, इसको क्या करें, हमें समय से अदा कर देना चाहिए। ये क्या होगा, इससे हमारा राष्ट्र निर्माण होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है यातायात नियमों का पालन करे, यातायात नियमों का पालन करे। तीसरा नंबर है वृक्षारोपण करे, वृक्षारोपण करे। उसके बाद अपने माता पिता को बुढ़ापे में, अपने माता पिता को, 4 नंबर है अपने माता पिता को बुढ़ापे में वृद्धाश्रम ना छोड़े। आज की सबसे बड़ी दयनीय स्थिति यही है और इसकी अधिकता समाज पे काफ़ी अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने माता पिता को बुढ़ापे में अपने पास रखना चाहिए, भले हम कुछ भी खा रहे हैं वही खिलाइए उनको। आप नून के साथ खा रहे हैं तो आप नून खिलाइए, घी खा रहे हैं तो घी के साथ खिलाइए, लेकिन उनको अपने से दूर मत करिए। उनको मतलब वो जितना उनको भोजन न मिलने का दुख होता है उससे ज़्यादा ये होता है कि आखिर किस लिए हमारा जो बेटा है चाहे जो भी हमारे आश्रित है हमको क्यों छोड़ रहे हैं।
बहुत दुख होता है। अपने माता पिता को अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है जिम्मेदार नागरिक बनकर जिम्मेदार नागरिक बनकर जिम्मेदार नागरिक बनकर समय व धन की बचत करें। 5 नंबर पॉइंट है जिम्मेदार नागरिक बनकर समय व धन की बचत करें, ठीक है। उसके बाद अपने बच्चों को शिक्षा दिलाए व उन्हें जागरूक करें। अपने बच्चों को शिक्षा दिलाए और उन्हें जागरूक करें। कैडेट समझ में आ रहा है? अच्छे से, आशा है मुझे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप ऐसे ही जुड़ के अच्छे से पढ़िए। समय आपके पास भले 1 माह का है, लेकिन 1 माह में हम एनसीसी को पूरा तबाह कर देंगे पढ़ा के भाई। उसके बाद प्राकृतिक आपदा में प्रशासन की सहायता करें। प्राकृतिक आपदा में प्रशासन की सहायता करें। हो गया? लिखिए जल्दी। 8 नंबर पॉइंट है समाज में पिछड़े वर्ग के लोगों की मदद करें। 8 नंबर, समाज में पिछड़े वर्ग के लोगों की मदद करें। सामाजिक कार्यों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। सामाजिक कार्य में जैसे कोई भी आपसे अगर कुछ कार्य हो रहा है या समाज में जो सार्वजनिक कार्य, उसमें आप अपनी क्या करिए, हिस्सेदारी रखिए, ठीक है। उसके बाद अपने भाई बहन के साथ मिलजुल कर रहे। अपने भाई बहन के साथ मिलजुल कर रहे। अगर आप इतना पॉइंट लिखते हैं 8 या 9 पॉइंट, तो आपको मेरा दावा है कि आपको 10 अंक पक्का मिलेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे तो आप अच्छे ग्रेड से उत्तीर्ण हो जाएंगे। और ज़्यादा प्रश्न इन्हीं सब चैप्टरों से या इन्हीं अध्याय से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है एनसीसी में राष्ट्रीय एकता शिविर का उद्देश्य लिखिए। एनसीसी में राष्ट्रीय एकता शिविर का उद्देश्य लिखिए। दस अंक, ठीक है। तो लिखिए क्या होता है एनआईसी, जो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होता है, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण शिविर। इसमें मतलब इसका उद्देश्य क्या होता है, या जो भी कैंप लगते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें लिखिए पहला पॉइंट, एक दूसरे की संस्कृति को जानने का मौका। एक दूसरे की संस्कृति को जानने का मौका क्या मिलता है, हमें एक दूसरे की संस्कृति को जानने का मौका मिलता है, उसका रहन सहन, ठीक है। उसके बाद सबके साथ मिलजुल कर रहना सीखना। सबके साथ मिलजुल कर रहना सीखना। सबके साथ मिलजुल कर रहना सीखना। हो गया? उसके बाद तीसरा पॉइंट है अपने देश की संस्कृति से परिचित होना। अपने देश की संस्कृति से परिचित होना। हो गया? 4 नंबर पॉइंट है देश प्रेम की भावना का विकास होना। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। लेकिन करना तो पड़ेगा ना, हमें पढ़ना पड़ेगा तभी हम पास होंगे। तो एक कैडेट है ऐसा कुछ बोल रहा है कि आखिर ये दिल तुम बिन नहीं लगता, मतलब जो उसका ड्रिल है, ड्रिल के बिना उसका दिल नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी क्या करे, उसको तो पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि अब ड्रिल का समय नहीं है, पढ़ने का समय, ठीक है। तो ये हुआ थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए, क्योंकि आप ज़्यादा बोरिंग होने लगते हैं, ज़्यादा अपने आप को बोरिंग महसूस करते हैं, तो सोचते हैं कि 20 मिनट में ऐसा होता रहे। हो गया? उसके बाद देश प्रेम की भावना का विकास होना। देश प्रेम की भावना का विकास होना 5 नंबर पॉइंट है। हो गया? देश प्रेम की भावना का विकास होना 5 नंबर पॉइंट है। धार्मिक व भौगोलिक चीजों से दूर होकर राष्ट्रीय एकता में सहयोग देना। धार्मिक भौगोलिक चीजों से दूर होकर राष्ट्र निर्माण में या राष्ट्रीय एकता में अपना सहयोग देना। हो गया? 5 पॉइंट है, आप इतना लिखेंगे अच्छा हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है
9 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण की बाधा को कैसे समाप्त करेंगे? कैसे समाप्त करेंगे मतलब पूछ रहा है कि राष्ट्रीय एकीकरण की बाधा को आप कैसे समाप्त करेंगे, इसको कैसे आप समाप्त करेंगे। ये 8 अंक में क्वेश्चन पूछ लेता है कि राष्ट्रीय एकीकरण की बाधा को आप कैसे समाप्त करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये पिछले बार के आए हुए हैं और इनसे जैसे बी सर्टिफिकेट में, सी सर्टिफिकेट में, ए सर्टिफिकेट में इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये जितने भी प्रश्न हैं कहीं ना कहीं परीक्षा में ये आए हुए हैं और इसको मैं आपको संभावित प्रश्न के रूप में पढ़ा रहा हूँ। इसको आप अच्छे से पढ़िए और अच्छा ग्रेड लेकर जाइए, अल्फा लाइए और अल्फा मचाइए, ठीक है। तो पहला है पॉइंट इसमें कि राष्ट्रीय एकीकरण की बाधा को आप कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो पहला है शिक्षा प्रणाली में सुधार करके, शिक्षा प्रणाली में सुधार करके। दूसरा पॉइंट है आर्थिक असमानता को दूर करके, आर्थिक असमानता को दूर करके मतलब जो पैसे के दर पे लोग देखते हैं कि ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसा इसको क्या करके हम दूर करके। तीसरा है राजनीतिक दल धार्मिक आधार पर ना बनाए, राजनीतिक दल धार्मिक आधार पर ना बनाए, ठीक है, कि मतलब गोंडवाना पार्टी, ये पार्टी, श्रीराम पार्टी वगैरह सब ना बनाए, ठीक है। आप एक पार्टी बनाइए जो कि पूरे देश का कल्याण करे और सबका भला करे, ठीक है। उसके बाद चौथा है स्कूल कॉलेज और घर को स्वच्छ रखे, स्कूल कॉलेज और घर को स्वच्छ रखे। छठा नंबर है राष्ट्रीय एकता संबंधित कार्यक्रमों में, राष्ट्रीय एकता संबंधित कार्यक्रम व शिविरों का आयोजन करें, मतलब जो राष्ट्रीय एकता से संबंधित कार्यक्रम है या शिविर है या कैंप है उसका आयोजन करें जिससे कि सभी लोग उसमें क्या हो, सम्मिलित हो सके, ठीक है। उसके बाद 7वां नंबर पॉइंट है अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। कैडेट एक बात के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र से हम आते हैं तो थोड़ा जो आप आसपास का माहौल है उसको तो हम शांत नहीं कर सकते, लेकिन बशर्ते आप हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। जो आसपास की अनचाही आवाज़ें आ जाती है इसके कारण मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ और शायद आप भी होते होंगे, तो इस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा। आप हमारी बातों पर ध्यान दीजिए, आपको हमसे पढ़ना है, आप हमसे ध्यान दीजिए, ठीक है। बाहरी की जो अनचाही आवाज़ें आ जाती है इससे मैं भी व्यथित हूँ। तो कैडेट अगला प्रश्न हम देखते हैं, लिख लिए आप 7वां पॉइंट कि अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्र प्रतीक में जैसे आपका ध्वज हो गया, राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रगीत हो गया, राष्ट्रीय पशु हो गया, जो भी इनका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, इनका आदर करना चाहिए। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, जो इसकी बाधा होती है हम इसको समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। 10 नंबर पॉइंट है, 10 नंबर क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का नाम लिखिए। राज्य व राष्ट्र, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे राज्य व राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्वों का नाम लिखिए। मतलब इस तरह से पूछा नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो उसका आप पहला पॉइंट उसमें लिखेंगे समान न्याय सबको मिलना चाहिए। ये हमारे राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व कहता है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया कि समान न्याय सबको मिलना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है समान शिक्षा भी सबको मिलना चाहिए, समान शिक्षा भी सबको मिलना चाहिए। एक कुछ ऐसे अछूते प्रश्न है जो कि इस पर आने की इनकी पूर्णतः संभावना है, तो आप इसको थोड़ा सीरियसली पढ़िएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है
लोक स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए। लोक स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए। हो गया। चौथा पॉइंट है नशीले पदार्थ व दवा का सेवन से परहेज करें। नशीले पदार्थ व दवा के सेवन से परहेज करें। सबको एक साथ मिलाकर चले। सबको एक साथ मिलाकर चले, ये होता है राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व कहता है। और सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको एक समान देखना चाहिए, सबको एक समान सब योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। ये सब उस पॉइंट पे आप लिख सकते हैं। ऐसा प्रश्न आता तो कहते ये हम कहाँ पढ़े हैं, कोई पढ़ाया नहीं है। तो इस तरह, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप इसको पढ़िए और लिखिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद के विकास में सहयोगी प्रमुख भौगोलिक कारण भौगोलिक ठीक है, भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? आखिर कौन कौन से हैं उसको आप लिखिए। हो गया। अच्छे से लिख लीजिए उसको पहले। हो गया। पहला देखिए, इसमें पहला है हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला ये क्या होता है? प्रश्न इसमें इसलिए पूछता है कि जैसे राष्ट्रवाद के विकास में सहयोगी प्रमुख भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं जो कि क्या करते हैं, राष्ट्र की रक्षा में मतलब क्या करते हैं, सहायता करते हैं। क्या करते हैं? ये राष्ट्र की रक्षा में सहायता करते हैं। जैसे यहाँ पे ये भी हो सकते हैं कि राष्ट्रवाद के विकास में सहयोगी प्रमुख कारक कौन कौन से हैं जो 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 भारत की रक्षा करते हैं, जो भारत की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो ये प्रश्न पूछता है कि मतलब भारत में ऐसे प्रमुख भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं जो कि भारत की मतलब क्या करते हैं, एक तरह से सैन्य क्षेत्रों जैसा उसका रक्षा करते हैं। तो क्या क्या है? पहला इसमें लिखिए। पहला है हिमालय पर्वतमाला। ये क्या करती है? एक विशाल चोटी की तरह से इसकी विशाल सीना है जो कि मतलब हमारे देश की रक्षा करती है, ठीक है, दुश्मनों से। दूसरा पॉइंट है पश्चिमी सीमा पर मरुस्थल। पश्चिमी सीमा पर मरुस्थल। उसके बाद है तीसरा पॉइंट पश्चिमी तट पर अरब सागर। पश्चिमी तट पर अरब सागर। पूर्व में बंगाल की खाड़ी। पूर्व में बंगाल की खाड़ी। दक्षिण में हिंद महासागर। दक्षिण में हिंद महासागर। हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे ये बहुत मिनिमम कम अंकों में पूछता है कि जैसे भारत में मान्य किन्हीं 5 धर्मों के नाम लिखिए। 5 धर्मों के नाम लिखिए। ठीक है। 5 धर्मों के नाम, चाहे जैसे ये भी देख सकते हैं कि बाद में कि माने 2 धर्मों का नाम या 7 धर्मों का नाम, 8 धर्मों का नाम ऐसे लिखिए। ठीक है। तो पहला क्या होगा? लिखिए इसमें हिंदू, मुस्लिम, दूसरा है मुस्लिम, तीसरा है सिख, चौथा है ईसाई,
ऐसे तो बोल सकते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हो गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चौथा है, पांचवा है बौद्ध, छठा है जैन, सातवां है पारसी। 7-8 धर्मों को लिखिए आप, जो भी वहां पर आपको याद है उसको लिख दीजिएगा। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ देता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हिंदू है तो इसकी मतलब राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है, जैसे ग्रंथ भी कभी कभी पूछ देता है। तो हिंदू का ग्रंथ क्या है, गीता है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे मुस्लिमों का क्या है, मुस्लिम का कुरान है, ठीक है। उसके बाद ईसाई का क्या है, बाइबिल। बाइबिल, इसको ये भी पूछ सकते हैं हिंदुओं के राष्ट्र मतलब ग्रंथ क्या है, या मतलब पवित्र ग्रंथ क्या है, ठीक है। इस तरह से पूछता है तो आप इसको ये लिख सकते हैं। और कभी कभी ये भी पूछता था कि मतलब इसके हिंदुओं का मतलब अधिष्ठा कौन है, या इसके मुख्य देवता कौन है, इससे मतलब रिलेटेड कौन से देव आते हैं, ये भी कभी कभी प्रश्न पूछता है, तो आप उसमें लिखेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसको इरेज करेंगे, तब तक आप लोग आराम करिए। थोड़ा हम इसको इरेज कर ले। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है। हाँ चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, है कि 13 नंबर प्रश्न है, दहेज प्रथा। सबसे सटीक प्रश्न, और इसकी 100% संभावना है ये पेपर में छपेगा भाई, छपेगा। इसको एकदम सीरियसली लीजिएगा। दहेज प्रथा को समाप्त करने का सटीक समाधान लिखिए। सटीक समाधान ये 10 अंकों में पूछता है, ठीक है। दहेज प्रथा को समाप्त करने का सटीक समाधान लिखिए, ठीक है। पहला लिखिए इसमें, दहेज प्रथा पर कड़ा कानून बनाकर। कैसे इसको हम समाप्त करेंगे, दहेज प्रथा पर एक कड़ा कानून बनाकर। हो गया, दहेज प्रथा पर एक कड़ा कानून बनाकर। दूसरा है, दहेज लेने व देने वालों पर कार्रवाई करके। दहेज लेने व देने वाले पर कार्रवाई करके। तीसरा पॉइंट है, अपने बेटी को शिक्षा दिलाकर। अपनी बेटी को शिक्षा दिलाकर उसके अपने पैरों पर खड़ा करके। अपने बेटी को शिक्षा दिलाकर उसके अपनों पैरों पर खड़ा करके, या उसको स्वावलंबी बनाकर। दहेज प्रथा पर जागरूकता रैली निकालकर। दहेज प्रथा पर जागरूकता रैली निकालकर। हो गया 4 नंबर पॉइंट। थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि मैं तेज बोल रहा हूँ, तो आपके लिए बोल रहा हूँ कि वीडियो लंबी ना हो, जिससे आप बोरिंग महसूस करते कि 1 घंटा की वीडियो है, तो आप उसको नहीं पढ़ पाते हैं, पहले ही हतोत्साहित हो जाते हैं। हो गया, दहेज प्रथा पर जागरूकता रैली निकालकर। 5 नंबर पॉइंट है, दहेज लोभी को इसका दुष्परिणाम बताकर। जो दहेज के लोभी हो उनको बताकर कि आप किसी एक पिता की बेटी को लेते हैं, वो अपनी बेटी को आपके घर भेजता है, उसके बाद अब उससे आगा धन भी लेते हैं, तो ये सब बहुत, तो उस पिता पे क्या बीतती होगी आप समझ सकते हैं। हो गया, दहेज लोभी को इसका दुष्परिणाम बताकर। हो गया, और अब यहाँ पे आपको मैं अगला पढ़ाने वाला हूं यहाँ पे कि ये भी प्रश्न पक्का छपने वाला है कि भारतीय सीमा से सटे 5 देशों के नाम लिखिए। 5 देशों के नाम लिखिए, ठीक है। 5 देशों के नाम क्या क्या है?
आप इसको देखिए, 5 देशों के नाम क्या क्या है। पहला है, इसका एक ट्रिक होता है, बचपन में एमबीए किया। क्या किया? बचपन में एमबीए किया। तो इसको देख लीजिए, बचपन में एमबीए किया। किया, आखिर क्या किया भाई? ब से बांग्लादेश, च से, ब से, च से, प से, न से, च से चीन, प से आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान, न से नेपाल। ठीक है, उसके बाद यहां पे आपका एम से म्यांमार, म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। लीजिए, मैंने आपको इतना लिखवा दिया। आपको इसमें से जो भी मन पड़े, जो भी आपको यहाँ पे याद आए, उसको आप उसमें लिख दीजिएगा, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो यह है ट्रिक की भारतीय सीमा से सटे 5 देशों के नाम लिखिए, ऐसा प्रश्न पूछता है। ये आपको 5 अंकों में भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे अगर 5 पूछा है तो 5 अंकों में आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे कि भारतीय सीमा से सटे 5 देशों के नाम लिखिए। तो पहला है, ट्रिक मैंने इसका लिखवाया है कि बचपन में एमबीए किया। तो ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से बर्मा, बी से भूटान। ठीक है, उसके बाद ए से अफगानिस्तान। अगर इसमें आपको कहीं डाउट होता है आप कमेंट करिएगा। हर इंसान हर चीज में निपुण नहीं है, उससे कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती हैं, पर उन गलतियों के जो मान ले वही इंसान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, थोड़ा सा हम इसको और इरेज करेंगे एक बार। ये आता है प्रश्न की क्वेश्चन, भारत व पाक के बीच सीमा रेखा का नाम, सीमा रेखा का नाम क्या है? नाम क्या है? तो क्या है भाई? भारत और पाक के बीच, भारत और पाक के बीच जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। आखिर ये रेड क्लिफ नाम क्यों पड़ा था? तो देखिए, इसलिए पड़ा था कि भारत और पाक के बीच जब सीमा का मतलब उसका रेखांकन हुआ था कि यहाँ से भारत की सीमा है, यहाँ से पाकिस्तान की सीमा है, तो उस समय जो मतलब ये बंटवारे पे मतलब जो निशान लगा था, जो लिखा था, वो जो वकील था उसका नाम क्या था? शेरिल रेड क्लिफ था। ठीक है, इसलिए इस सीमा रेखा का नाम क्या पड़ा? रेड क्लिफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखी होती है उसका नाम क्या है? भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा, इसका क्या नाम है? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। ठीक है, ये जो 2 प्रश्न है आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ये पक्का छपेंगे और इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा हम इसको इरेज करेंगे एक बार, क्योंकि यहाँ पे स्थान की पर्याप्त मात्रा नहीं है। तो कैडेट, आप कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लग रहा है, और आप ऐसे ही हमारे साथ एंजॉय के साथ पढ़िए। देखिए, किसी भी काम को आप ज्यादा मत लीजिए, बस उसको आप एंजॉय करिए और अच्छे से पढ़िए, आप बहुत जल्द उसको हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला है, जैसे आ जाएगा कि सुमेलित करिए, सुमेलित करिए मतलब मिलान करिए। ठीक है, मिलान करिए। तो पहला दिया रहेगा उसमें आपको पंजाब, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश, तेलुगु, पंजाबी, उड़िया, भोजपुरी, भोजपुरी, ठीक है। उसके बाद मणिपुरी, 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 मणिपुर, और यहाँ पे कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, ठीक है। तो ये जैसे दिया रहा ये क्या है, हम भारत के अंदर जो भी राज्य है उनकी ये निम्न भाषा होती है, उस राज्य की प्रमुख भाषा क्या है। तो यहाँ पे दिया रहेगा तो आपको इसमें क्या करना है, मिलान करना है। तो वहां पे आप क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, हाँ, एफ है, इतना दिया है। तो वहां पर आप ये लिख सकते हैं कि जैसे पहला का इसमें से इधर मान लीजिए ऐसे दे दिया है, ऐसे, हाँ, चाहे इसको ऐसे भी आप इसमें मिलान कर दीजिए, या इसको अगर आपको आ रहा है तो उसमें यहाँ पे ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि हाँ जो ये किस चीज का होगा, ए का होगा कि बी का होगा कि सी का होगा, ठीक है। तो वहां पर आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला आएगा तेलुगु का, क्या होगा, तेलुगु, ई, यहां पर आप लिख सकते हैं इसके सामने कि ये ई का है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का भाषा क्या है यहाँ पे, तेलुगु, क्या है, तेलुगु। उसके बाद यहाँ पे आपका मणिपुर, ये पंजाबी है ना, ए का हो जाएगा, ठीक है। मणिपुर किसका होगा, सॉरी पंजाबी, यहाँ पे है ना, तो ए का ये हो जाएगा। उसके बाद ये आपका हो जाएगा बी, उड़िया है ना, यहाँ पे आपका ये उड़ीसा का हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे कर लीजिए इसको, देखिए जैसे यहाँ पंजाब है, पंजाबी हो जाएगा, हाँ, आंध्र प्रदेश है, इसका तेलुगु हो जाएगा, उसके बाद बिहार है, इसकी भोजपुरी हो जाएगा, मणिपुर है, इसका मणिपुरी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल है, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका बंगला भाषा, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल का बंगला हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से यहाँ पे कर सकते हैं। सॉरी वेरी मिस्टेक हो रहा है यहाँ से मेरे से। आंध्र प्रदेश का यहाँ पे आपका होगा, क्या होगा यहाँ पे, कुचिपुड़ी होगा, यहाँ पे कुचिपुड़ी, ठीक है। और ये जो तेलुगु होता है, एक यहाँ पे जी कर लीजिए, तमिलनाडु का क्या होगा, तेलुगु, ठीक है। इस तरह से ये होगा। आप इतना इसको कर लीजिए, सुमिलित कर लीजिएगा। और इस तरह से 10 अंकों में प्रश्न पूछ लेता है उसमें कि जैसे इसको सुमिलित करिए, इसका मिलान करिए, ठीक है। तो कैडेट इस तरह से ये प्रश्न आते हैं। और एक प्रश्न और है, उसको मैं पढ़ा दे रहा हूँ आपको, और इतने में अध्याय खत्म हो जाएगा। और बस इतना सा आता है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा और अपने पेपर में अच्छे ग्रेड से उत्तीर्ण हुई, ये मेरी आपके साथ शुभकामना है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शब्दों में उत्तर, एक शब्दों में उत्तर देना होता है, ठीक है। पहला इसमें उत्तर है। पहला प्रश्न पूछा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये योजना कब शुरू हुई थी? यह योजना कब शुरू हुई थी? 22 जनवरी 2013
15 को शुरू हुई थी। किसने शुरू किया था इसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया था। या ये भी प्रश्न आ सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे 10 पंक्तियां लिखिए या 5 लाइन लिखिए। ठीक है, तो आप उसमें लिख देंगे। ठीक है, 5 टॉपिक आपको लिखना होता है, 5 पॉइंट लिखना होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद जैसे मान ली कुछ मूलभूत ये योजना है। उसके बाद खजुराहो मंदिर, खजुराहो मंदिर कहाँ है, कहाँ स्थित है? ठीक है, खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश। उसके बाद तीसरा इसमें लिखेंगे कि लाल किला, लाल किला कहाँ है? लाल किला कहाँ है? तो ये कहाँ है आपका? दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद ताजमहल, ये कुछ प्रमुख स्थान है विश्व के, भारत के जो फेमस स्थान है यहाँ पे, मतलब पूछता है कि ये कहाँ पे स्थित है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। कहाँ पे है? आगरा में। इसको किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में? मुमताज की याद में इसको बनवाया था। उसे काफी प्यार करता था और उसकी याद में इसने ताजमहल बना दिया। और आज के आशिक हैं कि अपनी मासिका को काट के जंगल में फेंक दे रहे हैं। ये बहुत काफी दयनीय स्थिति है हमारे देश में। तो शायद ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ऐसा हो रहा है। उसके बाद 5 नंबर है, हवा महल कहाँ है? हवा महल जयपुर। हवा महल कहाँ है? जयपुर। ठीक है, इस तरह से ये पूछेंगे प्रश्न, एक शब्दों में ये प्रश्न आते हैं ऐसे। ठीक है, उसके बाद आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई? आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई? तो कब हुई? 23 सितंबर 2018 को। ठीक है, ये प्रश्न पिछले बार सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में आया था कि आयुष्मान भारत योजना पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो आयुष्मान भारत योजना क्या है, इसके तहत क्या होता है। उसके बाद ये भी आ जाता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई थी। जैसे 7वां नंबर आपका आ जाएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना। 7वां नंबर पीएम लिख दिए, पीएम जन धन योजना। ठीक है, पीएम जनधन योजना कब शुरू हुई थी? 28 अगस्त 2014 को हुई थी। ठीक है, 28 अगस्त 2014 को ये योजना शुरू हुई थी। और भैया रे, इसी योजना में आपको सरकार द्वारा यह घोषणा हुआ था कि 15 लाख सबके खाते में आएंगे। जो गरीब परिवार होंगे या जिनका पीएम जनधन का खाता होगा उसके खाते में 15 लाख आएंगे, लेकिन 15 रुपया भी नहीं आया। और ऐसे तो हमको कुछ नहीं बोलना इसके बारे में, बट ये ऐसे योजना थी और ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो कैडेट, आज की क्लासेस आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और मुझे आशा है आपको ये क्लासेस अच्छी लगी होगी और इस क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि एक क्लासेस लेने में इसके पीछे का जो मेहनत होता है काफ़ी होता है। और ये सब मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे एनसीसी के प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आपको शुल्क के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। बट मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हमारे जो भी जूनियर से या जो भी हमारे नव भारत के नव कर्णधार हैं, जो नव भारत को एक नए दिशा में लेकर जाएंगे, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। अगर हम कुछ सीखे हैं तो बस उसी का मैं सदुपयोग कर रहा हूँ। बाकी आपका ऐसा सहयोग मिलता रहे तो मैं ऐसे ही अपना जारी रखूँगा। और आपका जो ये जोश और जो ये जज्बा, इसको देख कर मैं काफ़ी उत्प्रेरित होता हूँ।